फ्रेंड्स, उत्कृष्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इतिहास का ही जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर था उसके आगे का पढ़ेंगे। हमने अभी तक पिछली क्लास में इस चैप्टर में पढ़ा था पृष्ठभूमि, कारण, प्रारंभ और विस्तार। ये पढ़ लिया था कि पृष्ठभूमि में जो किस प्रकार से अंग्रेज लोग हमारे भारत में आए व्यापार करने के लिए और फिर उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्होंने भारत में कई प्रकार के परिवर्तन किए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जिसके कारण भारतीय जनता में विद्रोह की भावना जागृत हुई। हमने फिर इसका कारण भी देखा कि किस कारण से जो है 1857 की क्रांति हुई है और फिर इसका हमने प्रारंभ देखा, इसका विस्तार हमने देखा कि मुख्य रूप से जो है 10 मई 1857 को मेरठ से जो है प्रारंभ होती है क्रांति और धीरे धीरे जो है पूरे भारत में फैलती है, लेकिन ये सफल नहीं होती है। इसके कई कारण है, तो अब हम इसकी जो है असफलता के कारण देखेंगे। तो हम इसमें इस क्रांति के असफलता के कारण देखते हैं कि किस कारण से ये 1857 की क्रांति असफल रही। इसमें हम देखते हैं पहला, सीमित क्षेत्र। यह क्रांति 1857 की जो क्रांति थी वो केवल पूर्वी भारत, मध्य भारत और कुछ उत्तर भारत तक ही सीमित रह गई और ये पूरे भारत में नहीं फैल पाई। भारत के दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र था, महाराष्ट्र था, गुजरात था, राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो यहाँ तक क्रांति पूरी नहीं फैल पाई, उसके पहले ही इसका दमन कर दिया गया। तो एक कारण ये भी था कि जो इन क्षेत्रों के लोग थे वो इनसे जुड़ नहीं पाए और सीमित क्षेत्र में ही होने के कारण जो है यह क्रांति असफल रही। इसका दूसरा कारण देखते हैं, समय से पूर्व और सूचना का अभाव। 1857 की क्रांति का 31 मई दिन निश्चित कर लिया गया था, लेकिन उसके पहले ही यह क्रांति 10 मई 1857 मेरठ से प्रारंभ हो गई, जिसके कारण ये भी एक असफलता का कारण बना, क्योंकि लोगों को इस क्रांति के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, जिसके कारण समय से पूर्व और सूचना के अभाव के कारण यह क्रांति असफल रही। हम इसका तीसरा कारण देखते हैं, परंपरावादी हथियार। भारतीय सैनिकों में सैन्य संसाधन की कमी थी। वो केवल परंपरावादी हथियार के द्वारा ही, जैसे तलवार, तीर कमान, भाला आदि के द्वारा अंग्रेजों से युद्ध करते रहे, जिसके कारण सही ढंग से अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए, तो जिसके कारण जो है यह क्रांति असफल रही। फिर इसका चौथा देखते हैं, संगठन एवं एकता का अभाव। इस क्रांति में क्या है कि पूरे क्षेत्र में मतलब जो कुछ देसी रियासत के शासक लोग थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और एक बहुत बड़ा भाग शिक्षित वर्ग थे, व्यापारी थे, वो इस क्रांति से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि इस समय वो बहुत ही इन सब कारणों से बहुत उदासीन थे, जिसके कारण ये नहीं जुड़ पाए, जिसके कारण संगठन और एकता के अभाव के कारण भी यह क्रांति असफल रही। अगला देखते हैं इसका स्थानीयता, यानी उद्देश्य स्पष्ट न होना। इस क्रांति का एक उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, क्योंकि जो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को सिंहासन में बैठाने के लिए लड़ रही थी, नाना साहब जो थे वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं होने के कारण भी यह जो है असफल रही। अगला देखते हैं, नेतृत्व का अभाव। इतनी बड़ी क्रांति को निर्धारित समय पे करने के लिए एक अच्छे योग्य नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता थी
और इसके लिए इन लोगों ने जो है बहादुर शाह द्वितीय को जो है नेता बनाया भी, लेकिन उनको शीघ्र ही पकड़ लिया गया और उनको रंगून भेज दिया गया, जिसके कारण इस क्रांति में एक योग्य नेतृत्वकर्ता का अभाव होने के कारण भी यह 1857 की क्रांति असफल रही। अगला देखते हैं, संपर्क भाषा का अभाव। जहां ब्रिटिश सैनिक अपनी सूचना संदेशों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते थे, तो वहां पर भारतीयों के लिए एक बहुत बड़े राष्ट्रभाषा की आवश्यकता थी, जो उस समय जो है इस चीज का अभाव था, जिसके कारण यह क्रांति असफल रही। अगला देखते हैं, बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। 1857 की क्रांति को चलाने के लिए भारत के अन्य क्षेत्रों में बहादुर शाह द्वितीय नहीं घूम कर लोगों को इकट्ठा एकजुट नहीं कर पाए, क्योंकि ये बहुत ही वृद्ध थे और बीमार रहते थे, तो उनकी यह अनभिज्ञता भी एक जो है असफलता का कारण बनी। तो हमने कारण देखा, अब हम इसका परिणाम देखते हैं कि इस 1857 की क्रांति से क्या क्या परिणाम हुए। असफल तो रही, लेकिन इसके कई परिणाम भी सामने हुए, जिसके कारण 1857 की क्रांति भारत की सबसे सशक्त और व्यापक शक्तिशाली क्रांति थी, जिसके कारण जो है ब्रिटिश शासन के नींव हिला दिया, जिसके कारण ब्रिटिश शासन को कई परिवर्तन किए। तो ये हम परिणाम देख रहे हैं। परिणाम को ही महत्व भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में महत्व पूछता है तो भी आप इसी को लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि परिणाम और महत्व एक ही है। पहला देखते हैं, जुलाई 1858 में कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन यानी ताज ब्रिटिश महारानी के हाथों में सौंप दिया गया। दूसरा, डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। तीसरा, देसी नरेश की स्थिति पूर्ववत हो गई। चौथा, सेना में सुधार किया गया, जहां पर ब्रिटिश सैनिक में जो है 5 भारतीय में 1 ब्रिटिश सैनिक नियुक्त होता था, वहीं उसी में सुधार करके जो है 2 भारतीयों में 1 ब्रिटिश सैनिक को नियुक्त किया जाने लगा, क्योंकि सैनिक विद्रोह भी एक बहुत बड़ा कारण था। बहुत बड़े क्षेत्र के जो सैनिक थे, इन्होंने ही अधिकतर विद्रोह किया था, तो जिसके कारण ब्रिटिश शासन में इसमें सुधार किया। फिर भारत में एक नया पद वायसराय का सृजन हुआ। अगला देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जन जागृति उत्पन्न हुई। अगला देखते हैं, मजदूर व किसान आंदोलन की उत्पत्ति हुई। अगला देखते हैं, इसमें भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जन जागृति उत्पन्न हुई। तो ये हो गए आपके 1857 की क्रांति के परिणाम या महत्व। इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो कैनिंग थे, और प्रथम वायसराय कौन बने, वो भी लॉर्ड कैनिंग ही बने, क्योंकि ये क्रांति जब परिवर्तन हुआ तो एक नए पद वायसराय का सृजन किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल पद को हटाकर वायसराय पद रखा गया, यानी कि भारत सचिव का पद रखा गया, जिसके प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो ये आप जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें परिणाम, महत्व, असफलता के कारण ये हमेशा आपके एग्जाम में 5 नंबर या 4 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हम इसका देखते हैं स्वरूप। अब हम इस क्रांति के स्वरूप के बारे में जानते हैं। इस स्वरूप के बारे में 1857 की क्रांति के बारे में स्वरूप के बारे में अनेक इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह केवल ईसाइयों का युद्ध था,
या केवल जो है एक सैनिक विद्रोह था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है या एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो इसी स्वरूप के बारे में हम देखते हैं कि कुछ जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में क्या विचार या कथन दिए। आर मजुमदार ने कहा कि ना तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही यह सैनिक विद्रोह था। मतलब कि अगर ये एक राष्ट्रीय विद्रोह होता या सैनिक विद्रोह होता तो पूरे भारत के क्षेत्र के लोग जो है इसमें सम्मिलित होते। तो ये जो है ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही यह सैनिक विद्रोह है। दूसरा देखते हैं वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का कथन है कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसने कहा है कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो वीडी सावरकर जी ने कहा है। अगला देखते हैं अशोक मेहता जी ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के नियमित भारतीयों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास है। आर होम्स ने कहा है कि यह एक सैनिक विद्रोह है। तो इस प्रकार जो है 1857 की क्रांति का स्पष्ट स्वरूप नहीं निकल के आया है और इसके कारण जो है अनेक विचार इतिहासकारों का इसमें मतभेद है। लेकिन जो हमारे चैप्टर का नाम है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो यहाँ से एक प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनता है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। हमेशा आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि 1857 की क्रांति भारत की सबसे पहली और सशक्त क्रांति थी। 1857 की क्रांति इतनी व्यापक और शक्तिशाली थी जो ब्रिटिश सरकार के नींव को डगमगा दिया और इस क्रांति में पहली बार सभी आम जनता, सैनिक, देशी रियासतों के शासक, जमींदार जो थे उन्होंने बढ़कर हिस्सा लिया और कई बलिदान दिए, जिस कारण से इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास का चैप्टर जो यहाँ समाप्त होता है। अगले चैप्टर